Hello friends, welcome to UPSC Decoded and welcome back to the Hindu editorial analysis in just 15 minutes जहां पे कुछ ही मिनटों में हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक आर्टिकल्स एंड डिस्कशंस। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में इफ़ यू गो थ्रू द आर्टिकल्स ज़्यादातर रिपीट आर्टिकल्स हैं। वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग देम फॉर क्वाइट सम टाइम, सो देयर इज़ नो फ्रेशनेस। जहाँ पे कुछ चीज़ नई है सिर्फ हम वो करेंगे एंड आई विल हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट टू यू। Otherwise, by and large, they are not fresh. Yes, there is one article that is fresh, but before that, let's check out some of the articles that we have already discussed. In fact, this is the first article. You can see the फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, किस तरीके से सेंट्रल स्टेट्स में टसल चल रही है। वी हैव डन दैट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स ऑलरेडी बाय द वे, कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चल रही है ओवर चीफ सेक्रेटरी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, पॉलिटिकल एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस। प्लस वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन वन अदर क्लास दैट किस तरीके से जो फिजिकल फेडरलिज्म भी इम्पैक्ट हो रहा है व्हेन इट कम्स टू दी सेंटर स्टेट रिलेशंस। बिकॉज जब भी आप फेडरलिज्म की बात करोगे आपको सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेंसेस नहीं देने, आपको सिर्फ पॉलिटिकल फेडरलिज्म की बात नहीं करनी, आपको फिजिकल फेडरलिज्म की भी बात करनी है कि किस तरीके से जीएसटी काउंसिल में टसल चल रही है, टेंशन है बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। सो दैट इज समथिंग यू कैन हाईलाइट। नाउ एज फॉर दिस आर्टिकल, दिस इज हेविली अ क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो हमको नहीं करना है। हमको एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट वी हैव टू इंश्योर कि हमारा जो आंसर है बहुत पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। वी आर नॉट हियर टू डू पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा सेंटर को ब्लेम किया हुआ है, वहाँ पे आपका इस तरीके से आंसर होना चाहिए विच कम्स अक्रॉस एज पॉलिटिकली न्यूट्रल, एपॉलिटिकल एंड वेल बैलेंस्ड। आप ज़रूर और बेशक जो प्रॉब्लम्स है वो हाईलाइट कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल बता सकते हो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कैसे टसल चल रही है। देन यू कैन टॉक अबाउट सम एलिगेशंस रिगार्डिंग द पार्टीसन रोल प्लेड बाय द गवर्नर, बट यू कांट रियली से कि वहाँ पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर गलत काम कर रहे हैं और ही इज नॉट प्लेइंग फेयर व्हेन इट कम्स टू हिज रोल दैट इज देयर एज ऑफ अ गवर्नर। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चीज़ जो हमको समझने वाली बात है वो गवर्नेंस रोल है यहाँ पे, बिकॉज यू सी गवर्नेंस रोल हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। इनफैक्ट राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 से ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और कई सारे इंस्टेंसेस हुए भी हैं जहाँ पे गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंट का काम किया है एंड दे हैव एक्चुअली प्लेड अ पार्टीसन रोल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में बहुत हीटेड डिबेट हुई थी रिगार्डिंग द रोल ऑफ द गवर्नर। उन्होंने बोला कि कुछ मेंबर्स ने कि क्यों आप गवर्नर के रोल को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हो, दैट पोजीशन नीड्स टू बी अबॉलिश्ड। क्योंकि गवर्नर का जो रोल था आपको पता होना चाहिए, या आपको पता भी होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नर वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। इलेक्शंस हुआ नहीं करते थे, इट वॉज जस्ट एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। 1937 में फर्स्ट टाइम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आई, चीफ मिनिस्टर है, ही वॉज लाइक द पोलिटिकल अथॉरिटी इन द स्टेट, बट नॉनदलेस जो डिफैक्टो पावर्स हैं इसके बाद भी 1937 के इलेक्शंस के बाद भी आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गवर्नर के हाथ में रही। So as such his image was not very good, but despite the objections that were raised with regard to his role and with regard to the image that he had, B.R. Ambedkar, he said that governor was not the representative of a party but of the people of the state, and this is the ground कि अंबेडकर जी ने उस पोजीशन को कंटिन्यू करके रखा इन फ्यूचर। एंड ही सेड कि गवर्नर वुड नॉट प्ले अ पार्टीसन रोल, ही इज अ पॉलिटिकली न्यूट्रल फिगर एंड ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पार्टी। बट आपको पता है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, अपने जो सपोर्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वही रखते हैं, इस तरीके से वो वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं एंड एज सच इट लीड्स टू अ lot of tussle sometimes as is going on in West Bengal. So this is something you need to understand. और आपको गवर्नेंस रोल के बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यू कैन रेफर टू सरकारिया कमीशंस रिकमेंडेशंस एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट पंछी कमीशंस रिकमेंडेशंस की उन्होंने क्या बोला है गवर्नेंस रोल को। बिकॉज यू सी एज पर आर्टिकल 163 द advice tendered by the Council of Ministers is binding on the governor with certain exceptions, but that does not mean that exceptions become discretionary. In fact, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है और पंछी कमीशन ने कहा है इस बात को कि
जो गवर्नर है उसको काउंसिल की एडवाइस माननी पड़ेगी, इट विल बी बाइंडिंग ऑन हिम, एंड ही कांट एक्ट एज दिस आर्बिट्ररी सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेट एंड अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकते वो, बिकॉज जो डिस्क्रेशनरी पावर्स भी हैं गवर्नर को अंडर आर्टिकल 163, दे हैव टू बी फेयर, दे हैव टू बी बैलेंस्ड एंड ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट दे हैव टू बी। ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं इसके नाम पे आप पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हो। So this is the first article. Now let's move on to the next article, which is about this, something we have already done. It is about the vulnerable section of the Indian society, children के बारे में है। तो आपको पता है कि इस तरीके से कोविड पैंडमिक की वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑर्फन हो गए हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मन की बात में रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था इनके लिए पीएम केयर्स की एक फंड स्पेशली इनके लिए डेप्यूटेड होगा अंडर पीएम केयर्स फंड, एंड द चिल्ड्रंस एजुकेशन विल बी टेकन केयर ऑफ एंड ऑल द बेसिक नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ अंटिल दे आर एडल्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है NCPCR, इन्होंने एक सबमिशन किया था रिसेंटली, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कंसर्न, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसर्न, द सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो कंसर्न कि इन ऑर्फन बच्चों का क्या होगा। ऐसा ना हो कि ट्रैफिकिंग हो, बिकॉज आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे द ऑर्फन्स दे हैव बीन पुट अप ऑन अडॉप्शन एंड देयर इज इलीगल अडॉप्शन टेकिंग प्लेस इन द कंट्री, एंड द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स आर वरीड की ह्यूमैनिटी के नाम पे, एक गुडविल जेस्चर के नाम पे ऐसा ना हो कि जो इलीगल ट्रैफिकर्स हैं वो इलीगल ट्रैफिकिंग में यूज कर लें। सो दैट इज व्हाई द कोर्ट हैज कैटेगोरिकली सेड दैट नो अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन सिंस लास्ट ईयर शुड बी परमिटेड contrary to the provisions of Juvenile Justice Act of 2015 and without the involvement of CARA. So CARA आपको पता होना चाहिए, this Central Adoption Resource Agency, this is a statutory body under Ministry of Women and Child Development, and that is responsible for coordinating the adoptions in the country, within the country and inter-country adoption. तो ये बहुत एपिक्स नोडल बॉडी टाइप की है, बिना इसकी परमिशन के, बिना इसके इन्वॉल्वमेंट के ये सब जो अडॉप्शंस का प्रोसेस है वो नहीं हो सकता, दैट विल बी कंसिडर्ड इलीगल। चाहे आप रिश्तेदारी क्यों ना हो, यू कांट अडॉप्ट अनलेस यू हैव गॉन थ्रू द फॉर्मेलिटीज that are prescribed under the Juvenile Justice Act number 1 and under the oversight of CARA. तो यही डिस्कशन है दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड this is like somewhat important from GS2 perspective, vulnerable sections of the Indian society. कोई नई डेवलपमेंट as such नहीं है यहाँ पे, if there is any new development we will discuss that definitely, but हाँ आपको ये पता होना चाहिए what exactly are the provisions of JJ Act of 2015. Please do check out, this is your homework from my end. Now let's check out what is the next article. The next article is encouraging accord. Now this is also a sort of repeat article. In fact काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से जो ऑथर्स हैं इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, एंड एज सच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसको हमने 3 जून के एडिटोरियल में डिस्कस किया था बहुत अच्छे तरीके से, आई विल शेयर द लिंक विद यू, यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जा रही है, बिकॉज काफ़ी सारे कंपनीज क्या करती हैं दोस्तों, जिनको ये मुद्दा नहीं पता, जिन्होंने वो आर्टिकल्स नहीं देखा, टू ब्रीफली इनकैप्सुलेटेड कि कई सारी कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, MNCs होम कंट्री में ना रजिस्टर करके, लेट्स से दे वुड open a subsidiary and they open that subsidiary in a tax haven, for example Mauritius में, for example let's say Bahamas वगैरह में, और वहाँ पे उन्होंने उस पर्टिकुलर एंटिटी को ओपन कर दिया और सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वहीं पे दिखाएंगे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर लोकेशन इज अ टैक्स हेवन। या तो वहाँ पे टैक्सेस नहीं है या तो बहुत कम टैक्सेस हैं, and that deprives the home country, the mother country, of the fair taxes that they were supposed to give, and this is something which has become very worrisome. सिर्फ developing countries परेशान नहीं है, because you see India alone loses more than $10 billion in revenue each year because of that, but developed countries भी परेशान है
डेवलप कंट्रीज में भी जो कंपनीज हैं वो इस तरीके के काम करते हैं, तो वो जो लूप होल्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड इट इज़ नॉट इलीगल एक्चुअली. यू कैन डेफिनेटली गो टू सम अदर कंट्री एंड ओपन योर सब्सिडरी ओवर देयर, बट प्रॉब्लम ये है कि ये अनफेयर है, अनएथिकल है, एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ शेडी थिंग दैट इज देयर. और इस तरीके से OECD ने अक्टूबर 2020 में एक प्रपोजल रखा था जिसमें उन्होंने कहा था एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए. तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में सब्सिडरी ओपन कर रहे हो किसी टैक्स हेवन में जहां पे बहुत कम टैक्सेस हैं, नेग्लिजिबल टैक्सेस हैं, आपको होम कंट्री में भी टैक्स देना पड़ेगा ताकि आपका इंसेंटिव कम हो जाए वहां जाने का. So you can check out the article of June 3rd, and I have described in detail over there what exactly is the problem. I hope you got a gist of it. India is a party to it. In principle we have agreed to it because India को भी लॉस होता है. US ने recently कुछ दिनों पहले प्रपोज किया था. अभी G7 nations ने भी दोबारा इस चीज पे कमिट किया है लास्ट वीक. So most of these countries they are sort of unanimous in their opinion in principle कि इस तरीके का टैक्स होना ही होना चाहिए. Let's come to the next article, which is this one, the big article, the promise and perils of digital justice delivery. तो इस आर्टिकल में इन्होंने बात की है कि किस तरीके से जुडिशरी का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है, बाय द वे दैट इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड द राइट टू स्पीडी जस्टिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जस्टिस है वो स्पीडी होना चाहिए, और आर्टिकल 21 के अंडर में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, बिकॉज आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड है और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. सो राइट टू स्पीडी जस्टिस, और इस तरीके से इस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं. ई कोर्ट का एक इनिशिएटिव है, आपको पता होगा. तो वहाँ पे डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट्स की बात कर रहे हैं बिकॉज यू नो दिस इज द बेसिक डेटा. सुप्रीम कोर्ट के डेटा के हिसाब से यू सी दिस इज द पेंडेंसी. इतने सारे केसेस हैं, सालों साल हो जाते हैं, बट यू नो देर इज नो रिस्पाइट एंड द पीपल गो लिटरली बैंकरप्ट एंड पूरी उम्र हो जाती है, फिर भी केस का वर्डिक्ट नहीं आता, जजमेंट नहीं आता. तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. सो ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट फॉर फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट. दैट मीन्स फेज 1 एंड 2 दे हैव ऑलरेडी कम. बहुत बेसिक लेवल पे वहाँ पे डिजिटाइजेशन हुआ फेज 1 एंड 2 में, जहाँ पे ई फाइलिंग, ट्रैकिंग ऑफ द केसेस, यू सी अपलोडिंग जजमेंट्स वगैरह ये सब हुआ है. नाउ द कमिटी वांट्स टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज दी लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं वो शो करेंगे इनफैक्ट एट द नेशनल लेवल. एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो अग्रीड इन प्रिंसिपल कि लाइव जो प्रोसीडिंग होती हैं वो दिखाई जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, with some exceptions obviously when it is like really confidential. तो जो ऑथर हैं इन्होंने बोला है बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए इस चीज़ को, पूरा डिजिटाइजेशन कीजिए, बट कुछ प्रॉब्लम है इसमें जो फेज 3 का जो ड्राफ्ट है, बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स. बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा कंपाइल करने की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेटा को कोलेट करने की बात कर रहे हैं, एंड इट विल बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा. चारों तरफ लोकल लेवल से, पुलिस से, लेट्स से, और प्रिजन सिस्टम से जितना भी डेटा है, जो स्टेट्स हैं, स्टेट की जो ब्रांचेस हैं, वो सब यू सी एक साथ डेटा आएगा एंड इट विल बी सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दीज ऑल दीज सिस्टम्स, जो लेट्स से स्टेट है, जुडिशरी है, पुलिस है, और उसकी वजह से आप सर्वेलेंस कर सकते हो. देयर राइट टू प्राइवेसी वुड बी वायलेटेड एज वॉज सेड by the Supreme Court की right to privacy is one of the fundamental rights in the Justice Puttaswamy case 2017 का, and right to privacy is one of the fundamental rights under Article 21 की हमने बहुत अभी recently बात की, in the last article we talked about. So this is the basic problem that the author has with regard to this draft. He is saying that इस तरीके से जो डेटा है बहुत बेसिक लेवल पे आप कलेक्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा वॉल्यूम डेटा का कलेक्शन हो रहा है, दैट वुड बी लीडिंग टू द कैरिकेचराइजेशन, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स. नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है एंड
वो सब सॉर्ट हो गया, ही हैज लाइक सर्व द पनिशमेंट, बट लेट्स से इन फ्यूचर ही हैज कमिटेड सम सिविल क्राइम और सिविल कोई इस तरीके का केस है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट, द कोर्ट and the governments might not take it very kindly, and they would keep that in mind while pronouncing judgment or while pronouncing their verdict, and that is a real challenge. तो ये सब challenges की इन्होंने यहाँ पे बात की है, प्लस इन्होंने ये भी बोला है कि जो डेटा है जो कलेक्ट होगा वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, that would be under the ambit of होम मिनिस्ट्री. और क्यों होम मिनिस्ट्री के अंडर में होना चाहिए? बिकॉज अगर स्टेट के पास इतना सारा डेटा है तो आप हर इंडिविजुअल को मॉनिटर कर सकते हो, राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है, दैट शुड नॉट बी देयर. दिस इज व्हाट इज द आर्टिकल ऑल अबाउट. Let's move on to the next article. So this one is not important. Apparently it looks important, but actually it is talking about some Clubhouse. एक ऐप के बारे में ही इन्होंने रिसर्च कर रखी है, so this is not important. As for this last article, we have done a theme on healthcare on 4th of June. 4th of June के आर्टिकल में हमने बहुत डिटेल में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, बिकॉज कोविड पैंडेमिक 2.0 में आपको पता है किस तरीके से रूरल एरिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए हैं और वहाँ पे हेल्थ सिस्टम तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, बट नॉनदलेस गवर्नमेंट ने किस तरीके से टियरिंग एनविसेज की है. फॉर एग्जाम्पल SHC फॉलोड बाय PSC, CHC, ये सब हमने डिस्कस किया था. प्लीज गो थ्रू दैट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे इस आर्टिकल में इन्होंने साउथ एशिया के ओवरऑल हेल्थ केयर के बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, जो स्टेट इन्वेस्टमेंट है. तो हमको साउथ एशिया से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इंडिया से मतलब है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर. दिस इज समथिंग दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. यू कैन नोट इट डाउन, अभी के अभी आप नोट कर लीजिए. द वन दैट आई हैव हाईलाइटेड in this particular color. So let's say contribution of a little over 1% of India's GSDP. क्या standards है when it comes to the doctors per 1000 people? इंडिया में 0.08 है WHO के जो standards हैं, that is 1:1000. So ये सारा डेटा है. This is something very important. तो आप एग्जाम में ये लिखोगे, प्लस यू हैव टू सप्लीमेंट दैट विद द ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव अबाउट द बैड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री प्लस बैड पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग. हमारा आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंसेस, इट इज लाइक वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड. यू कैन सी 62.67. तो अगर किसी फैमिली की लाइफ में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई, लेट्स से कोविड पैंडेमिक में कई सारे लोग ऐसे बीमार हुए हैं, स्पेशली जो वनरेबल सेक्शन जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, that leads to absolute bankruptcy. So this is the issue with healthcare in the country कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, नंबर 1. दूसरा है आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है इतना ज़्यादा है, डॉक्टर्स नहीं है. सो ऑल दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया. आप लोगों को पता होगा कि 1990s में किस तरीके से थाईलैंड में एड्स का पैंडेमिक बहुत रैपिडली फैला था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट की अपनी हेल्थ केयर में. एंड सम अदर कंट्रीज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ वियतनाम, and that has radically transformed the health infrastructure in these countries. For example, वियतनाम में, थाईलैंड में, स्पेशली इन 2 कंट्रीज में, बाकी फिर और भी कंट्रीज हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड एट दैट. सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट. नाउ दैट इज ऑल फॉर द डे. I think the last one is also not important. So दोस्तों, you can let me know if you have any questions, queries. I will see you in the next editorial discussion tomorrow. Till then, goodbye. Have a good day ahead.